वो दुल्हन बनकर पूर सजी आईने में नज़र आते अपने अक्स पर नज़र जमा कर बैठी थी। सुनहरी रंग का ज़रतार जोड़ा पहने जब वो मुकम्मल सजने संवरने के बाद अपना अक्स देख रही थी तो एक पल खुद को देख कर दंग रह गई थी। उस पर इस कदर रूप तो हाशर से शादी के वक्त भी ना आया था। हाशर के साथ शादी के नूरिया ने अपनी मर्ज़ी से अपना अरूसी जोड़ा ख़रीदा था क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का कीमती जोड़ा लेना चाहती थी, पर जानती थी कि हाशर अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अब उसका ये जोड़ा उसके होने वाले शोहर ने भेजा था कि वो यही पहनकर उसके लिए सजे। उसकी तलाक की इद्दत 3 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी। पूरा महीना तो उसने रोते ही गुजारा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हाशर को इस कदर जल्दी थी कि वो उससे खड़े खड़े तलाक के 3 लफ्ज़ बोल देगा, पर हाशर ऐसा कर चुका था। तलाक मिलने के चंद घंटे बाद होश में आती वो उसे वहाँ से जाने का बोल चुकी थी क्योंकि उसका नूरिया पर कोई हक ना रहा था। इस सारे अरसे में वो कभी कभार कॉल करके नूरिया की हैरियत मालूम कर लिया करता था और नूरिया भी बगैर कोई दूसरे हाँ किए कॉल कर देती। 3 दिन पहले ही इद्दत पूरी होने पर हाशर उसका जोड़ा और दीगर सजावटी सामान लेकर आया था जो उसके होने वाले शोहर ने भिजवाया था। निकाह के लिए जुमे का दिन रखा गया था। जोड़ा और जेवरात काफ़ी बेशकीमत है। इन्हें देखा हाशर एक दफ़ा ठटक गया था। भला गली का आम सा मवाली इतना पैसा कहाँ से खर्च कर सकता था। पर राजा के जवाब पर हाशर को बेतहाशा हंसी आई जब उसने बताया कि वो कई सालों से रुपए जमा कर रहा था ताकि अपनी बीवी के लिए शानदार जोड़ा खरीद सके और ये जेवर उसने अपने किसी दोस्त से उधार लिए थे। नूरिया सारा सामान देखते ही इनकार कर चुकी थी। उसे सजने की कोई तमन्ना नहीं थी। वो बस सादगी से निकाह करना चाह रही थी, पर उसे हाशर की ज़िद के आगे हार माननी पड़ी। हाशर को आज के दिन खुश व हरम देखकर उसका दिल जल रहा था। क्या उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस बात से कि उसकी मोहब्बत किसी और की मलकियत में जाने वाली है, उसके शब रोज़ किसी और के हसार में गुजरेंगे। पर वो तो औलाद पाने की खुशी में हर चीज़ और सोच से बेपरवाह हो चुका था और फिर कुछ ही देर में वो किसी और की मलकियत बन चुकी थी। वो सुन होते दिमाग के साथ ये सब होता देख रही थी। ये सब उसके सोच से भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था। अब निकाह होते ही वो वहाँ से उड़कर अपने कमरे की तरफ चल दी थी। कमरे में आते ही कब से रुके आंसू गालों पर फिसलने लगे थे। उसे माँ बाप की याद बहुत शिद्दत से आई थी। उसे कमरे में आए कुछ देर ही हुई थी जब हाशर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखती आंसू पहुँच कर रुख मोड़ गई। नूरिया रेडी हो जाओ, मैं किसी मुलाजमा को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारा सामान पैक कर देती है। तुम राजा के साथ उसके घर जा रही है। उसकी बात सुनकर वो झटके से मुड़ी थी। मैं क्यों उसके साथ जाऊँ? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। हमारे दरमियान ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि मैं इसी घर में रहूँगी। प्लीज़ हाशर, मुझे कहीं नहीं जाना। तेज़ लहजे में कहती वो आहर में बेबस हो गई थी। राजा की ज़िद है कि तुम उसके साथ उसके घर में जाओगी। कुछ महीनों की बात है नूरिया, बस अब मज़ीद नहरे मत करो। चादर ओढ़ लो, मैं मुलाजमा को भेज रहा हूँ। अपने सुनाता वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। कुछ देर बाद वो चेहरा घूंघट से छुपाती लाउंज में आगे जहाँ अब सिर्फ हाशर और उसका शोहर मौजूद थे। उसके वहाँ आते ही वो आगे बढ़ता उसकी कलाई थाम गया जबकि अपनी कलाई साथ गिरफ्त में महसूस करती नूरिया लर्ज़ उठी। राजा एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोले बगैर उसे अपने साथ घसीटता वहाँ से निकलता चला गया था, जहाँ तक कि हाशर पर एक नज़र डालना भी गवारा न किया। जबकि हाशर एक मरतबा उसकी हरकत पर खोल कर रह गया। साले को इतनी हसीन लड़की मिली है, वो भी कुछ दिन के लिए इसलिए एक पल भी ज़ाया करना नहीं चाह रहा। कमीनी हंसी हंसता वो कमरे का रुख कर गया। वो सेल लेते बाहर आया तो टैक्सी सामने खड़ी थी जिसमें बैठकर इन्हें राजा के घर जाना था। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद राजा ने बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर उसको सहारा देकर अंदर बिठाया और फिर दूसरी तरफ से आकर खुद भी बैठ गया। राजा अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाया था, पर घूंघट के बावजूद उसका मुंह में सरापा इस कदर दिलकश लग रहा था कि राजा को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे की मुसाफत के बाद टैक्सी रुकी। नूरिया चौंक कर होश की दुनिया में लौटी जब वो गाड़ी से उतरकर उसके सर पर आकर दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसने कदम बाहर रखना चाहा तो एक सफ़ेद मजबूत हाथ उसके आगे आ गया। वो उसके लिए हाथ बढ़ाकर खड़ा था। नूरिया ने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, जिसे वो मजबूती से थामकर उसकी गाड़ी से निकलने में मदद करने लगा। खीस की वजह से टूटी फूटी सड़क पर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका पाँव मुड़ा, पर उससे पहले ही वो गिरती राजा उसे कमर से थाम गया। बस 1 मिनट, यहाँ रुको, यहाँ से हिलना मत। अपनी बारी आवाज़ में उसे हुक्म सुनाता वो तेज़ कदम उठाता गली में आगे बढ़ता गया। 3 नंबर पर मौजूद घर के सामने रुका। बाहर लगे ताले में चाबी घुमाता, ताला खोलकर चाबी वापस जेब में रखता उसकी तरफ वापस आया और करीब आते ही उसे अपनी बाहों में उठा गया। वो उसके अचानक इकदाम पर शॉक रह गई।
आस पास नज़र डालते उसे इतना अंदाज़ा तो हो चुका था कि वो किसी महल्ले में लेकर आया था उसे, और अब उसकी अचानक हरकत से वो बेयकीन थी कि वो ऐसी हरकत कर सकता है, वो भी इतने लोगों के सामने जो घरों के खुले दरवाज़ों में जाकर इन्हें ही देख रहे थे। जालीदार घूंघट के बायस वो सब कुछ देख पा रही थी। उसके उठाने पर वह जोर से आंखें मीचती, गिरने के खौफ से उसकी कीमती कमीज़ का कॉलर दोनों मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। घर के अंदर दाखिल होकर वो पाँव की मदद से पीछे दरवाज़ा बंद कर गया, उसे लिए सीधा बेडरूम में चलाया। बेडरूम में दाखिल होते ही नूरिया के नाक से गुलाब के फूलों की गहरी खुशबू टकराई थी। वो बेड के करीब पहुंचकर उसे नरमी से बेड पर बैठाकर उसके गिर लपेटी चादर हटाकर सर पर रख गया। नूरिया के दिल आने वाले लम्हात के खौफ से धड़कने लगा। हथेलियाँ पसीने से नम होगी। वो बेड से उठकर वापस दरवाजे तक गया और लाक लगाकर वापस बेड पर आकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम लेने पर वो फिर से चौंक गई। हाशु ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सलाम का जवाब दिया जाता है जनाब। वो शौक लहजे में बोला तो वो शर्मिंदा होकर रह गई। वालेकुम सलाम धीमे लहजे में जवाब देती वो राजा को मज़ीद प्यारी लगी। ये पर्दा कब तक इस प्रेमी की आंखों को दीद से महरूम रखेगा? क्या इस नाचीज़ को इजाज़त है कि वो ये पर्दा सरका सके? उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, बारी मर्दाना आवाज़, जबकि हाशुर की आवाज़ इसकी निस्बत बारी थी। उसने हाँ में सर हिलाया। शादी तो हो ही गई थी, उसे ये सब तो बर्दाश्त करना ही था ना। राजा ने उसका घूंघट उठाया तो वो नज़र झुका गई और राजा बोतों से देखा मबहूत हो चुका था। उसके नाम का सुनहरी जरदार जोड़ा मांग में जमा टीका बाड़ी अवैसे जो उसके गालों को छूते दिलकश लग रहे थे, और गले में पहना सच्चे मोतियों का हार पहने हल्का फुल्का मेकअप किए वो इंतहा दिलकश लग रही थी। गालों पर छाई सुर्खी गजबदार रही थी, जबकि होंठ पर सजी लाली राजा के अंदर तशनगी मज़ीद बढ़ा गई। उसको वो दुनिया की दिलकश तरीन दुल्हन लग रही थी। कोई इस कदर खूबसूरत किस तरह लग सकता था, इतना मुकम्मल। उसके हाथ अपने हाथों में थाम कर उसे अपनी तरफ खींच गया। उसकी अचानक हरकत पर वो लर्ज उठी, और तब नूरिया ने नज़र उठाकर पहली दफ़ा उसे देखा था। तिरकी नाक अनाबिला जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कसरत से सिगरेट पीता है। बादामी बुरी आंखें जो मुस्कुराने पर छोटी पड़ रही थी, घनी दाढ़ी, मूछें और लंबे बाल पीछे पोनी में मुकी थे। गले में लॉकेट्स और हाथ में मोती बैंड्स पहन रखे थे। सफ़ेद शर्ट के साथ काली पैंट और काली ही वेस्ट कोट। वो शायद आज के खास मौके के लिए खास तौर पर ज़ेबतान की गई थी, वरना आम हालात में उसका हुलिया यकसर मुख्तलिफ होता था। उसकी बारी जसामत से नूरिया उसे कोई बॉडी बिल्डर ही समझ रही थी। उसके ऊंचे लंबे और खौफनाक सरापे को देखकर नूरिया खौफजदा हो चुकी थी। कहाँ वो नर्म और नाजुक से लड़की, कहाँ वो मॉन्स्टर। उसकी शख्सियत काफ़ी रोबदार थी। डर क्यों रही हो मेरी रानी? उसकी थोड़ी थाम का नहायत नरमी से पूछ रहा था। डर डर लग रहा है। उसकी कामती हुई आवाज़ पर वज़ीर लब मुस्कुरा दिया। राजा के होते उसकी रानी किस से डर रही है? वो इसे मज़ीद करीब करता उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल कर गया। आपसे उसके सीने पर से हाथ रखती फासा कायम करने की कोशिश करते हुए बोली, ये तो बड़ा गंभीर मसला है, फिर तो किस्सा ख़त्म किया जाए इस डर को। उसे साल देता पीछे की जान नीम दराज हो गया, दूर हटकर। उसकी बात पर वो भरपूर कहकर लगा गया, ये बात तो नहीं मान सकता राजा अपनी रानी की। राजा रानी से आर्जी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर राजा की जान चाहिए तो बोलो। उसकी बातों पर नूरिया होंक पान का उसकी जानब देख रही थी। उसका ताल्लुक आर्जी था, ये बात दोनों ही जानते थे, पर फिर राजा ऐसी बातें क्यों कर रहा था? शायद इन फजूहेज़ लम्हों के ज़ेरे असर मुझे चेंज करना है। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, पर वो टस से मस ना हो रहा था, बल्कि बहुत दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। अबे यार! एकदम से कुछ याद आने पर वो सर पर हाथ मारता उठ बैठा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही नूरिया जट से उसे लग हुई। वो बेड के साइड टेबल के दराज से एक डिब्बी निकाल कर वापस उसके करीब बैठ गया। डिब्बी खोलकर उसमें मायूस सोने की एक बारी अंगूठी निकाली। हाथ दे अपना मेरी रानी। उसके हाथ फैलाने पर नूरिया झिझकते हुए अपना कोमल हाथ उसके मजबूत हथेली पर रख के जिसे थाम का वो उसके हाथ की तीसरी उंगली में वो अंगूठी पहना गया। नूरिया बहुत गौर से उस अंगूठी को देखने लगी। वो पुरानी थी पर बहुत नफीस। जानता हूँ ये तेरे शायाना शान नहीं, पर मेरे लिए इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी माँ की वाहिद निशानी है। वो आंखों में हल्की सी नमी लिए उसका हाथ चूम कर अपनी आंखों से लगा गया। उसकी नाम आंखें देखकर नूरिया का दिल पसीज गया। शायद वो अपनी माँ को मिस कर रहा था। आप ऐसा ना सोचे, ये बहुत खूबसूरत है। उसकी नरमी से बोलने पर वो मुस्कुरा दिया। तू जानती है तू बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। वो दोबारा झुकता उसकी पेशानी पर पूरे हक से मोहर जब्त कर गया। वो एकदम
घबराई उठ खड़ी हुई। मैं चेंज करके आती हूँ। उससे पहले कि वो वहाँ से जाती, राजा उसका हाथ थाम कर बेड के सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल तक ले गया और पास का स्टूल खींच कर नूरिया को इस पर बिठा दिया। सबसे पहले इसका दुपट्टा उसके नाजुक वजूद से ला गया, फिर एक एक करके उसे ज़ेबरों के बोझ से आज़ाद करने लगा, जबकि वो शर्म से सिरप पड़ती सर झुकाकर बैठी थी। तमाम जेवर उतारने के बाद वो उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखता शीशे में नजर आते दोनों के अक्स को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा। जबकि उसका लम्स महसूस करती वो बेचैन होने लगी। उसका दिल फ़िलहाल ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। राजा ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और हमार बड़ी नज़रों से उसके सुरही माइल नाजुक लबों को देखने लगा। इससे पहले कि वो बेखुद होकर झुकता, नूरिया के गाल पर फिसलता आंसू उसे ठटका गया। क्यों रो रही है मेरी रानी? वो उसकी थोड़ी नरमी से थाम कर उसका चेहरा ऊंचा करके उसकी भी पलकों पर अटके मोतियों को देखता झुककर इन मोतियों को अपने होंठों से चूम गया। नूरिया सिसकी तो राजा बेचैन हो उठा। प्लीज़ मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनता राजा उसे नरमी से अपने सीने से लगा गया। बस इतनी सी बात पर मेरी रानी ने अपने कीमती आंसू ज़ाया कर दिए। मैं अपनी रानी को किस तरह तकलीफ़ दे सकता हूँ? बाकी सब तो ठीक है, पर जो तूने आहर में अंग्रेज़ी बोली इसका मतलब बता दे मेरी रानी। उसके खसिया कर पूछने पर वो बेसहारा खिलखिला का हंसी, जबकि राजा अपनी शर्मिंदगी भुला कर मबहूत होता उसके हसीन चेहरे पर सजी दिलकश हंसी देखने लगा। उसकी नज़रों की तपश महसूस करती वो झिझक का कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। राजा ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो वो तेज़ी से कमरे से मुल्हिक बाथरूम में घुस गई। हाय जालिम, कितनी हसीन है मेरे सपनों की रानी। वो बेड पर गिरता दोनों बाजू फैलाकर आंखें मूंद गया और बीते दिल नशीन लम्हों को याद करने लगा। वो पैंट की जेबों में हाथ फंसाए सीटी की धुन बजाता उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। चंद कदम चलने के बाद ही उसे अपने कदम रोकने पड़े। वजह उसके पैरों में पड़ा चमकता हुआ कोई जेवर था। उसने झुका वो नन्हा सा जेवर उठा लिया। वो एक झुमका था, पर उस पर लगे खून ने उसे ठटका दिया। अभी वो मजीद उस पर गौर कर पाता उससे पहले ही उसके कानों से किसी कराहने की आवाज़ टकराई। वो जल्दी से अपने कदम दाएं तरफ मोड़ गया, क्योंकि वह आवाज़ सड़क की दाएं तरफ मौजूद झाड़ियों से आई थी। तेज कदम उठाता वो जो ही झाड़ियों के बीच पहुंचा, सामने नजर आने वाले मंजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो किसी नौजवान लड़की का नीम बढ़ाना वजूद था जो खून से अटा हुआ था। उसे देखा वो यही अंदाज़ा लगा पाया कि उसे जिनसी ज़्यादती के साथ साथ जिस्मानी ज़्यादती का भी शिकार बनाया गया था। उसने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा, उस लड़की के पास जाकर एक घुटना ज़मीन पर टिका कर बैठ गया। उसने लड़की को कोट पहनाने के लिए जैसे ही उसका रूह अपनी तरफ किया, उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसे अपनी आंखों के सामने ज़मीन और आसमान घूमते हुए नजर आए। वो 2 दिन पहले अस्पताल में नजर आने वाली वही लड़की थी जो पहली नज़र में ही अरसम आफरीदी को अपना असीर कर गई थी। अपने चेहरे पर नमी महसूस करते अरसम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हैरान रह गया। क्या वो रो रहा था? क्या अरसम आफरीदी महज 2 दिन पहले नज़र आने वाली इसी पल दिल में बस जाने वाली इस मासूम चेहरा लड़की के लिए रो रहा था जो किसी दरिंदे की हवस का शिकार हो चुकी थी? कराहने की आवाज़ दोबारा उसके कान में टकराई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। जल्दी से उसके जख्मों से चूर नाजुक वजूद को अपने लॉन्ग कोट पहनाया जिसमें वो पैरों तक छुप चुकी थी। वो उसे उठाए 4 कदमों के फासले पर मौजूद अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसे पिछली सीट पर लटाकर वो ड्रामिक सीट की तरफ बढ़ा। वो गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। उसकी निगाहें भटक भटक पीछे मौजूद वजूद की तरफ जा रही थी। गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकते अरसम ने एक बार फिर उसे बाहों में भरा और ब्रेक और बरकर रफ्तारी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़कर डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर डाल कर वार्ड में ले गए तो दरवाज़ा बंद होने पर वो वहीं दीवार के साथ टेक लगा कर आंखें मूंदे दिल की हालत हद से सवा थी। चंद मिनट के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक लेडी डॉक्टर बाहर मिस्टर अरसम आफरीदी अपने नाम के पुकार पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि कौन था जो मुल्क के एक जाने माने और आला पाए के करैक्टर को ना क्रिकेटर को ना जानता हो। वो तेज़ी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है? डॉक्टर संजीदा चेहरे के साथ जवाब की मुंतज़र थी। शी इज़ माई वाइफ। न जाने कैसे अल्फाज हैं बेहतर होकर मुँह से फिसले थे। अगले लम्हे वो खुद अपने ही बोले के जुमले पर शशदा रह गया। देखिए मिस्टर अफरीदी, आपकी वाइफ का गैंग रेप हुआ है। इन्हें मुसलसल 2 दिन ज़्यादती का शिकार बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके जिस्म को सिगरेट से दागा भी गया है। उनका पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। उनकी हालत तशवीशनाक है। अब दुआ करें इन्हें होश आ जाए, क्योंकि जितनी जल्दी इन्हें होश आएगा इनकी सेहतयाबी के चांसेस इतने ही ज़्यादा होंगे। हौसला रखें, आपकी वाइफ को इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है।
वो इसकी सुरख आंखों को अफसोस से देखती मुड़ गई जब वो उससे पीछे से आवाज़ लगा गया। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर। वो इसकी आवाज़ पर लड़का सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। प्लीज़ ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि आप जानती हैं ये बात अगर मीडिया तक पहुंच गई तो इसका जीना हराम कर दिया जाएगा। आप समझ रही हैं ना? उसके बाद पर वो सर हिला गई। बेफिक्र हैं आप मिस्टर अफरीदी, मैं खुद एक औरत हूँ। वो कहा, किस तरह किसी दूसरी औरत को रिस्वा कर सकती हूँ? वो कहती वापस वार्ड में गायब होगी तो वो अपनी सुरख होती आंखों को रगड़ता जेब से मास्क निकाल कर मुँह पर चढ़ा गया। मोमल लाउंज में कालीन पर बैठी सामने बैठी मनाहल को फ्रूट खिला रही थी, जो बूढ़े बूढ़े मुंह बनाती फ्रूट खाने के साथ साथ पास बिखरे ब्लॉक से खेल रही थी। वो 3 साल की हो चुकी थी, पर उसने अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत देर से बोलना शुरू किया था। वो बातें तो करती थी लेकिन तोड़ फोड़ का मीनूबाश। उससे पहले कि मोमल एक और पीस उसके मुंह में डालती, मनहल जल्दी से बोलकर अपने होंठों पर अपने छोटे छोटे हाथ जमा गई। उसकी हरकत पर मोमल को इस पर बेतहाशा पर प्यार आया, पर यह वक्त प्यार दिखाने का नहीं था। मनहल खाने के मामले में बहुत जोर थी, जिसकी वजह से मोमल को उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी। क्यों बाश, मीनू को जल्दी जल्दी बड़ा नहीं होना क्या? अगर मीनू फ्रूट्स नहीं खाएगी, दूध नहीं पिएगी तो जल्दी बड़ी कैसी होगी? हाँ ओके, अगर मीनू को बड़ा होना नहीं होना तो कोई बात नहीं, हम नहीं खाते फ्रूट्स। वो कहने के साथ ही हाथ पीछे करने लगी जब मनाहल उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ गई। मीनू को बड़ा होना है। जवाब मोमल की सोच के मुताबिक ही आया था। मीनू को जल्दी जल्दी बड़ा होने का बहुत शौक था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मोमल अक्सर उसे ज़्यादा खिला दिया करती थी। ईशा अफरीदी और फरीहा अफरीदी भी लाउंज में सोफे पर बैठी बातों में मगन थी, पर ईशा अफरीदी का ध्यान मोमल और मनाहल में ही लगा था। जिस तरह मोमल मनाहल को संभाल रही थी, कोई और नहीं संभाल सकता था। कल को मोमल की शादी हो जाती तो मनाहल को कौन संभालता? बादशाह किसी सूरत भी शादी के लिए रजामंद नहीं था। उसका कहना था कि उसे एक ही दफ़ा शादी करनी थी और वो कर चुका है। उसकी ज़िंदगी में मज़ीद किसी की गुंजाइश नहीं अब। ईशा अफरीदी मोमल को अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर एक तो मोमल उम्र में बासम से काफ़ी छोटी थी और साथ ही साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी भी। इन्हें मोमल बहुत अजीज़ थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। इसीलिए वो इस पर ऐसा जुल्म भी नहीं करना चाहती थी। उनकी सोचों में हलल फरीहा अफरीदी की आवाज़ ने डाला, भाभी आप सुन रही हैं?